हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का बॉब विलिस ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशायर और सरे के बीच में। इससे पहले हम दोनों जो काउंटी मैच डे थे वहाँ पर हमने दो मैचेस कवर करे थे और काफ़ी अच्छा गया था। मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट हमने टीम बनाई थी, लेकिन हाँ, ड्रीम टीम में जो भी टीम आए थे उनमें से 8 से 9 प्लेयर्स तो आराम से हमारी टीम में थे। काफ़ी बड़े बड़े पंट्स के बारे में हमने बातें करी थी उन दोनों ही मैचों में, और दोनों ही मैचों में हमारे जो पंट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा। एक या दो प्लेयर्स की वजह से ही थोड़ा दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ा है, नहीं तो ओवरऑल अच्छा ही गया है। और आई होप आप भी आज के मैच में भी आप अच्छा ही कर पाएंगे। आज के मैच में फिर से आपको कुछ चीज़ों को मैं आपके लिए प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, जिनमें से जो मेन चीज़ है वो है ग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि आज का जो मैच ये होने जा रहा है आरुंडेल कैसल क्रिकेट क्लब के ग्राउंड पे। ये जो ग्राउंड है ये वैसे सासेक्स का होम ग्राउंड है, लेकिन आज का मैच है हैम्पशायर और सारे के बीच में। तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों ही टीमों ने इस ग्राउंड पे कुछ मैचेस ज़्यादा खेले नहीं हैं, और इस ग्राउंड पे मैचेस भी हुए हैं काफ़ी कम। अगर हम काउंटी के मैचेस की बात करें तो पिछले 2 सीजन में टोटल 2 मैचेस हुए हैं जो सासेक्स ने ऑफकोर्स खेले हुए थे। तो उसी को देखकर, और कुछ डोमेस्टिक के मैचेस हैं, कुछ लीग स्टेज के कुछ मैचेस रहे हैं, जिसको देखकर हम इस वीडियो में आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि इस ग्राउंड में हमें क्या क्या मिलता है। बाकी पिछले मैच की तरह हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स की आपको दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो में। हेड टू हेड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि तो पिछले 2 सीजनों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हैम्पशायर टॉप 3 टॉप 4 में रहने वाली टीमों में से है। सरे भी डिवीजन 1 पे ही रहे थे पिछले 2 सीजन के काउंटी में, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे रहते हैं ओवरऑल। ठीक है, आप देख सकते हैं 9 या 8 टीमों की जो टेबल होती है वहां पर सरे ने पिछले सीजन में 6ठे स्थान पर खत्म किया था, जबकि हैम्पशायर का नंबर था 3रे स्थान पर। लेकिन एक हिस्ट्री है इन दोनों टीमों के बीच में। हैम्पशायर ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्गर टीम रही है दैन सरे, लेकिन हेड टू हेड में ना, मतलब जब भी हैम्पशायर और सरे का आमने सामने मुकाबला हुआ है, हमेशा हैम्पशायर को सरे ने दिक्कत में डाला हुआ है। और एक मेन चीज जो सरे के जीत के पीछे रहा है, मेन रीजन वो रहा है सरे की बल्लेबाजी। मैं आपको दिखाऊंगा आगे पिछले 2 सीजन के टोटल 4 मैचेस होम अवे बेसिस पर, क्योंकि 2-2 मैचेस होते हैं। तो उन चारों मैचेस में से 3 मैचेस में किसी एक ना एक इनिंग्स में सारे ने विशाल एक स्कोर तो खरा हमेशा ही करा हुआ है। ठीक है, और यही एक चीज रहा है जो कि ट्रेंड की तरह चलता आ रहा है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। आखिरी तो हेड टू हेड मैच सीजन की बात करें तो सारे 2-1 से आगे हैं। एक मैच टाई हुआ था। अभी तक इस सीजन में 2 मैचेस हुए हैं। आज के मैच में बारिश के चांसेस हैं, कम हैं, हो सकता है मैच नॉर्मली जैसा चलना चाहिए वैसा ही हो, लेकिन बारिश के थोड़े बहुत चांसेस हैं 40 से 50% तक। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि शेड्यूल टाइम पे मैच स्टार्ट नहीं भी हो और पहले के 4-5 घंटे में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है बारिश की वजह से, मतलब मैच को करना पड़ सकता है। ग्राउंड में रिकॉर्ड उस तरह से कुछ नहीं है। इस सीरीज में 2 मैचेस हुए हैं जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। कुछ नोटेबल परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें पिछले सीजनों की काउंटी में, तो यहाँ से बॉर्थविक का नाम आपको दिख जाएगा, जो कि पिछले सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। एवरेज उतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, 705 रन बनाए थे उसके बाद क्लार्क और बर्न्स। आप देख सकते हैं किसी का भी उस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है एक्सेप्ट फॉर पोप, जो कि अभी इंग्लैंड के टीम से जुड़े हुए हैं। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सरे उतना बेहतर करती नहीं है। अगर हम काउंटी सीजन की बात करें, बॉलिंग के मामले में भी आपको उतना बड़ा बड़ा कुछ नाम नहीं देखने को मिलेगा। क्लार्क का नाम आपको यहाँ से दिख जाएगा, और वीरदी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। बैटिंग से पोप और बॉलिंग से क्लार्क, इनका जो बेस्ट फिगर्स आप देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ से 221 नॉट आउट और यहाँ से 7 फॉर 74, ये दोनों ही जो फिगर्स हैं, ये दोनों ने ही अपने बेस्ट फिगर्स वो जो पाए हैं वो हैम्पशायर के अगेंस्ट में ही उनको मिला है। ठीक है, मैं आगे वो सब कुछ दिखाता हूँ आपको, और ये सब तो हैम्पशायर के तरफ से आगे बता चुके हैं। तो डायरेक्टली आ जाते हैं हेड टू हेड मैचेस में, है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुए हैं। आखिरी जो मैच हुआ था, ये मैच मेरे ख्याल से हैम्पशायर ने जीत हासिल करा था। हैम्पशायर यहाँ पर 149 पर सिमट गई थी। एक परफॉर्मर आपको हमेशा हमेशा दिख जाएगा जब भी हैम्पशायर की फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग होती है। मतलब मुझे नहीं समझ आता ये क्या चल रहा है। जब भी हैम्पशायर का पहले इनिंग से बैटिंग हो रहा है, चाहे वो पहले दिन में हो या फिर किसी और दिन में हो, रिकी क्लार्क या फिर जो भी का नाम है, रिकी हो या जो भी हो, हमेशा कुछ ना कुछ कमाल करके देते हैं बॉलिंग से। आप देखिए यहाँ पर 5 विकेट,
ठीक है, साथ में 2 और बॉलर्स थे। सरे का बैटिंग यहाँ पर अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बैटिंग से एक बंदा यहाँ पर कॉन्सिस्टेंट रहता है, वो है पोप। किसी भी इनिंग्स में आपने मैंने नहीं देखा है पोप को फेल होते हुए अगेंस्ट सरे, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा बात करने में फायदा नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स। जहाँ से बारकर के 4 विकेट से हैम्पशायर ने दूसरी इनिंग में हालांकि बहुत ही बड़ा स्कोर बनाया था, और यही एक लौता इनिंग्स रहा था हैम्पशायर की बैटिंग में जहां पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा करा था, जहां पर ऑर्गन, नॉर्थ ईस्ट, विंस और डॉसन के साथ मैकमानस के रन थे, लेकिन इनमें से विंस और डॉसन तो अवेलेबल नहीं है। विंस तो अवेलेबल है ही नहीं, और डॉसन का भी इंजरी कंसर्न था पिछले मैच पर, इसीलिए वजह से वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। अच्छा, पहले इनिंग्स में जैसा कि आपने देखा क्लार्क का परफॉर्मेंस, दूसरे इनिंग में उसी तरह से आपको देखना, मतलब हैम्पशायर के दूसरे इनिंग में उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा विर्दी का परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया एक मैच, आगे मैं दिखाता हूँ। साथ में पोप, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गन के 5 विकेट्स। दूसरा मैच हैम्पशायर ने यहाँ पर बनाया था 367, फिर से विंस के रन आपको दिख जाएंगे, और नीचे से किस किस ने रन बनाए थे। फिर से आप देखिए क्लार्क का पहले इनिंग में विकेट, सारे की तरफ से बॉर्थविक, स्टोनमैन और पोप। ठीक है, हैम्पशायर दूसरे इनिंग में 253, जहां पर आपको विर्दी के विकेट दिख जाएंगे। तो दोनों ही मैच में एक ट्रेंड तो आपको ऑलरेडी समझ में आ ही रही होगी क्या चल रहा है। साथ में ऑर्गन के यहाँ पर कुछ रन्स थे, मैच ड्रॉ, यही एक लौता मैच था जो ड्रॉ हुआ। उसके बाद से अगर हम सेकेंड लास्ट सीजन के जो मैचेस थे अगर हम बात करें, तो सरे ने फिर से बनाया 368। हैम्पशायर का जब भी पहला इनिंग आया 135 उन्होंने बनाया था, 135 उन्होंने बनाया था। फिर से क्लार्क के 5 विकेट। अभी तो उन्होंने पहले दिन भी बॉलिंग नहीं कराई थी, पिछले 2 मैच पे आपने देखा उन्होंने पहले दिन बॉलिंग कराई थी, लेकिन यहाँ पर पहले दिन में भी उनको बॉलिंग नहीं मिला था, लेकिन फिर भी 5 विकेट, और दूसरे इनिंग में विर्दी। ठीक है, और हैम्पशायर का बैटिंग कोलैप्स यहाँ पर हुआ था, जैसे आप देख ही सकते हैं। और आखिरी मैच यहाँ पर भी सरे ने जीत हासिल करा था, यहाँ पर भी फिर से बर्न्स, पोप, ये नाम आपको हमेशा ही दिखने को मिल जाएंगे। हैम्पशायर का 147, फिर से क्लार्क का 4 for 39। ठीक है, सरे ने यहाँ पर भी बनाए थे 407, फिर से पोप का शतक, जहां पर डॉसन के विकेट से, और हैम्पशायर ने 332 रन बनाए थे सैम नॉर्थ ईस्ट के शतक के ऊपर डिपेंड करके। लेकिन विर्दी का परफॉर्मेंस आपको कंसिस्टेंटली दिख रहा होगा। तो एक चीज तो आपको ऑलरेडी समझ में आ ही गई है कि हैम्पशायर के बैटिंग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हिस्टोरिकली, और ये तब की बात है जब हैम्पशायर की टीम में जेम्स विंस थे, लियम डॉसन जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो अवेलेबल थे। अभी तो चलिए फिर भी इनके टीम में वो अवेलेबल नहीं है। 2 प्लेयर्स कॉन्सिस्टेंटली एक ट्रेंड की तरह यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एक है रिकी क्लार्क और एक है विर्दी। रिकी क्लार्क पहले इनिंग्स में हमेशा उन्होंने तकलीफ में डाला हुआ है, मिनिमम 4 या 7 विकेट्स तक भी उन्होंने दिए हुए हैं, और विर्दी दूसरे इनिंग में, चाहे मतलब वो तीसरे दिन में उनको दूसरी इनिंग की बॉलिंग करनी पड़े या फिर चौथे दिन में, मतलब कभी भी हो, हैम्पशायर के पहले इनिंग्स में क्लार्क और दूसरे इनिंग में विर्दी का परफॉर्मेंस बिल्कुल कॉन्सिस्टेंटली रहा है हिस्टोरिकली। दूसरी तरफ से सरे के होकर बैटिंग में काफी बड़े बड़े नाम आपने देखे हैं, काफी बड़े बड़े स्कोर्स उनके बने हैं जो कि हैम्पशायर की तरफ से नहीं बने हैं। तो इसीलिए ओवरऑल आपने देखा कि हैम्पशायर को काफी डोमिनेट करा हुआ है सारे ने। लेकिन हाँ, आखिरी मैच में हैम्पशायर ने हराया था, जो आपने पहला मैच देखा था, यहाँ पर हालांकि दोनों ही टीमों के बैटिंग में प्रॉब्लम्स थे। हैम्पशायर के यहाँ पर बैटिंग में रन बने थे, तो यही हुआ था। चलिए हो गया। तो इंडिविजुअल कुछ परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉर्थविक का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन 38 का एवरेज ठीक ठाक है आप कह सकते हैं। उसके बाद बेन फोक्स, रॉडी बर्न्स और ओली पोप, ये तीनों ही अवेलेबल नहीं है। हैम्पशायर के होकर विंस ठीक ठाक थे, और उसके बाद सैम नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि हमेशा ही इनका रहता है, यहाँ पर भी था। बॉलिंग में जो नाम आपने ऊपर देखा वही नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। 8 मैच में 25 विकेट, 8 इनिंग्स में 25 विकेट क्लार्क के खाते में, और विर्दी का थोड़ा कम। फर्स्ट इनिंग्स में उस तरह से कुछ भी नहीं कर पाए विर्दी, लेकिन दूसरे इनिंग्स में इनको हमेशा ही कुछ ना कुछ मिला है। हैम्पशायर की तरफ से बॉलिंग के मामले में किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं है। और अगर आपको याद हो, आखिरी मैच की वीडियो में भी मैंने कहा था कि हैम्पशायर की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है हिस्टोरिकली। 2 नाम रहे थे, फिडेल एडवर्ड्स और काइल एडवर्ड्स, लेकिन दोनों ही सीजन में अवेलेबल नहीं है। तो ये है हेड टू हेड की सारी चीज़ें। सारे ने काफ़ी डोमिनेट करा हुआ है, स्पेशली बैटिंग की तरफ से, और बॉलिंग में 2 नाम आपको कंसिस्टेंटली तो मिल ही रहे हैं। इसके सिवाय मुझे नहीं लगता खास कुछ इधर उधर से अभी कुछ बताने लायक है। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें इस ग्राउंड पर, तो देखिए थोड़ा सा इरेलेवेंट हो सकता है, लेकिन जो मैचेस मेरे को मिले हैं, मतलब काउंटी के मैचेस, वो मैं आपको दिखाता हूं। और मैंने खुद जो ऑब्जर्व करा हुआ है इस ग्राउंड में, चाहे वो लोअर डिवीजन के मैचेस हों, 50 ओवर मैचेस हों, या फिर जो भी हो, जो ट्रेंड मैंने फॉलो करा है वो मैं आपको आगे समझाता हूं, तो ध्यान से सुनते रहना। ये हुआ था ससेक्स के साथ ग्लॉस्टरशायर का मैच। ग्लॉस्टरशायर आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो काउंटी सर्किट में वन ऑफ द वीकेस्ट टीमों में से है।
उन्होंने यहाँ पर बना दिया था 444। अभी देखिए 120 ओवर से ज़्यादा कोई खेल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी 127 ओवर्स में 444 और सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर, मतलब काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्कोर है। और फिर से पिछले मैच में हमने जो रेड लेक में जो मैच हुआ था, वहाँ पर जो चीज़ मैंने कही थी कि क्योंकि दूसरे इनिंग्स में भी स्पिनर्स का उस तरह से डोमिनेशन नहीं आता है, तो बैटिंग यहाँ पे करी जा सकती है। और आपने देखा उस मैच में जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थे उनको बैटिंग से ही कुछ करना पड़ा था, ठीक है, जो कि जो वेदरली थे। वो अलग बात है कि हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी नहीं चल रही है, भले ही वो पिछला मैच जीते हों, लेकिन अगर जो वेदरली को आप हटा दें उस हैम्पशायर की मैच से, तो उनका बैटिंग फिर से कुछ खास नहीं था। लेकिन फिर भी जो हुआ था तो आपको याद ही होगा कि बैटिंग से ही हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो थे वो थे। ससेक्स ने यहाँ पर बनाया था 351। पेसर्स का डोमिनेशन, डोमिनेशन नहीं, एज आप कह सकते हैं। स्पिनर्स कुछ हद तक मैच पे आते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिनर्स को हेल्प है। अभी क्या होता है कि अगर इनिशियली पेसर स्ट्राइक नहीं ला पाते हैं, अगर पहले की 2-3 विकेट में ज़्यादा रन्स बनते हैं, पार्टनरशिप्स बनते हैं, तो बाद में आके जो स्पिनर्स होते हैं उनको ब्रेक थ्रू दिलवाने के लिए भी कुछ मतलब रोल पे आना पड़ता है। तो यही मतलब ज़्यादा कुछ आप हेल्प की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर। और दूसरे इनिंग में 444 बनाना था, मैच यहाँ पर हुआ था ड्रॉ। दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो फिर से आपको दिख जाएगा पहले इनिंग्स में मैमोथ स्कोर 552, पेसर का डोमिनेशन। हालांकि इतना ओवर आज के दिन में, आज के मैचेस में खेलने को नहीं मिलेगा, या पकड़ के चल सकते हैं 500 रन शायद ही कोई टीम बना ले 120 ओवर में, तो फिर भी लेकिन बहुत रन बने हैं। और दूसरे इनिंग में भी 211, 277 ऐसे रन बने हैं, जहां पर हमेशा ही पेसर्स ऊपर ही रहे हैं स्पिनर से। तो इतना तो आपको समझ आ रहा है, जो कि मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि अगर जिस पिच पर स्पिनर्स का रोल नहीं आता है चौथे दिन तक भी, वहां पर हमेशा ही रन बनते रहते हैं। और चौथे दिन में खड़े होकर कोई टीम 277 बना रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस पिच पे रन बनते हैं। यहाँ पर ससेक्स ने जीत हासिल करा था। जो चीज कॉन्सिस्टेंट है इस ग्राउंड पे कि रन यहाँ पे बनते हैं, तो पिछले मैच की तरह फिर से बैट्समैनों पे ही आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना है, पेसर्स का ही रोल ज्यादा आ रहा है। मतलब हो सकता है कि फोर्थ इनिंग्स में जो टीम बॉलिंग करे उसके तरफ से आप एक स्पिनर ले भी लें, लेकिन ज्यादा मुझे नहीं लगता कि स्पिनर्स के ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस बॉलर के लिए आप अपने बैट्समैन को छोड़ देंगे, हो सकता है कि वही बैट्समैन आपको ज्यादा कोई पॉइंट स्कोर करके दें। काफी बड़े बड़े स्कोर यहाँ पे बनते हैं हर मैच में ही, मैंने 2 से 3 तो शतक बनते हुए देखे हैं, 2 तो मिनिमम बने ही हैं, 3 भी बने हैं या फिर उससे ज्यादा भी। और अगर मैं लोअर डिवीजन मैचेस की बात करूं तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ चीजें मैंने देखा हुआ है। वहां पर मैंने 40 ओवर कुछ मैचेस देखे थे जहां पर 260 के ऊपर टारगेट मिल रहा है, चेस भी हो रहा है, विकेट्स भी ज्यादा नहीं गिर रहे। तो इससे इतना तो मुझे आइडिया मिल ही रहा है कि इस ग्राउंड पे आप रन्स की उम्मीद फिर से रख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हैम्पशायर की टीम तो ऑलरेडी काफी बिखर चुकी है, बहुत सारे उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात है, जो अवेलेबल हैं उनमें से भी सारे बल्लेबाज बैटिंग के मामले में उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं। जो वेदरली फ्रेंडली मैच से स्टार्ट करके अब पिछले मैच के जो काउंटी का मैच हुआ था वहां पर भी उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग करा हुआ है, लेकिन उनके अलावा मुझे और किसी भी उस तरह से कॉन्सिस्टेंटली बैटिंग के ऊपर डिपेंड करने वाले नहीं दिख रहे हैं। कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेले थे पिछले मैच में, नॉर्थ ईस्ट ने एक अर्शद के साथ उन्होंने बनाया था, लेकिन बाकी मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आज के मैच में हैम्पशायर पहले या दूसरे इनिंग में बैटिंग करने के बाद भी अगर वो 200-250 रन पे ऑल आउट हो जाती है इस पिच पर, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको चौंकना चाहिए इस ग्राउंड को देखते हुए। ठीक है, सरे की तरफ से बताया जाए तो मैं उनके बारे में दिखा देता हूँ, क्योंकि उनके मैचेस हमने अभी तक क्योंकि कवर नहीं करे हैं। तो सरे ने खेले हैं 2 मैचेस। पहला मैच उनको मिडिल सिक्स से हारना पड़ा था। मिडिल सिक्स ने यहाँ पर काफी बड़ा स्कोर बना दिया था 347। आपको ऐसे ही कुछ चीजें देखने को मिलेंगी अब से काउंटी में, क्योंकि अभी कोई भी टीम 150 ओवर मतलब 120 ओवर से ज्यादा नहीं खेल पाती है, तो उसके भीतर ही जो करना है वो करना है। तो यहाँ पर 347 बनाया था उन्होंने, जहाँ पर क्लार्क के विकेट से। सारे ने भी यहाँ पर 282 बनाया था, जहाँ पर बॉर्थविक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत कॉन्सिस्टेंट स्कोरर है, ऐसा तो नहीं, लेकिन ऑन एवरेज एक सीजन परफॉर्मर है। साथ में स्टोनमन, स्मिथ और जैक्स इन्होंने रन बनाए थे। मिडिल सेक्स ने दूसरे इनिंग में भी 248 बना दिया था, जहां पर मोडियाल्टी जो कि अवेलेबल नहीं है रन विकेट्स लिए थे। और फिर से स्मिथ और रायन पटेल के रन आपको दिख जाएंगे। 123 पर सारे यहाँ पर सिमट गई थी। और दूसरा जो मैच हुआ था एसेक्स के अगेंस्ट में, यहाँ पर भी सारे का जो बैटिंग है बिल्कुल मतलब ध्वस्त हो चुका था, आप कह सकते हैं। फिर से एसेक्स ने यहाँ पर 262 बनाया था, जो कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन 187 पर सिमट गई थी सारे, जहां पर फिर से स्मिथ और जैक्स के रन थे। स्मिथ काफी कॉन्सिस्टेंटली रन बनाते हुए आ रहे हैं, ना सिर्फ इस काउंटी मतलब इस बॉब विलिस ट्रॉफी में, बल्कि इससे पहले भी वो जो डोमेस्टिक के मैचेस हुए थे वहां पर भी स्मिथ ने काफी अच्छा काम करा हुआ है। फिर से आपको एसेक्स दिख जाएगा, ज्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन दूसरे इनिंग में भी सारे का बैटिंग कोलैप्स, यहाँ पर फिर से स्मिथ के रन। तो ये एक चीज है
देखिए, अगर दोनों यूनिफॉर्म बैटिंग टीम की बात होती तो शायद मैं कहता कि आज के मैच में आप मिनिमम 5 से 6 बैट्समैन को लेके चलिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही टीमों की बैटिंग जो है ना वो बिल्कुल भी फॉर्म पे मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आज के मैच में भी आपको कुछ हद तक कम स्कोर ही देखने को मिले, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिन पे आप भरोसा रख सकते हैं फॉर बैटिंग, क्योंकि आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि इस पिच पे रन बन सकते हैं। अभी अगर प्लेयर्स फॉर्म पे नहीं हो तब तो आप उनको फुल टॉस बॉल देंगे तब भी वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बात है, तो यही एक चीज़ है। तो हम सब कुछ देखते इस चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो टीम है वो हमारी बनाएंगे। तो देखते हैं हैम्पशायर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। आखिरी जो मैच हमने कवर करा था हैम्पशायर का जो कि मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में था, मिडिलसेक्स ने 252 बनाया था। हैम्पशायर ने वेदरली के बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके, मैं ये नाम स्पेशली कहना चाहूंगा, दोनों ही इनिंग्स में रन बनाए थे। उससे भी बड़ी बात, अगर आप उनकी उनकी मैच्योरिटी देखी होगी अगर आपने उन मैचेस में, तो आपको समझ में आएगा 40 या उससे भी कम के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, टिक के खेलने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, 4th इनिंग्स में उन्होंने मैच जिताया था आखिरी मैच में, और वो भी नॉट आउट रह के, जबकि आखिरी विकेट का मैच चल रहा था। मतलब यहाँ पे 7 विकेट गिरे थे वैसे, लेकिन अगर वहां पे कीथ बारकर खेल रहे थे नंबर 9 पे जो बैटिंग करने आए थे शायद, अगर वो आउट हो जाते तो मैच खत्म हो जाता, क्योंकि लियम डॉसन और रायन स्टीवेंसन इंजर्ड थे, वो बैटिंग करने नहीं आ पाते। तो उसके बावजूद भी जिस तरह से मेंटली स्ट्रेंथ दिखाया था वेदरली ने और जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई थी वो काबिल तारीफ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो अच्छे फॉर्म पर है, इसलिए नहीं रन बनाया है। बहुत समय होता है कि अगर आप फॉर्म पे नहीं भी हो तब भी आपके रन बन जाते हैं किसी बॉलर की गलती की वजह से या फिर किसी भी तरीके से, लेकिन ये बंदा सच में फॉर्म पर है। मेंटल स्ट्रेंथ जो उन्होंने दिखाया है उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और वैसे ही मुझे लगता है आज के मैच में भी लोग इनको टीम में भी लेने वाले हैं। तो बैटिंग में प्रॉब्लम्स है, आपको दूसरे इनिंग में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप वेदरली के 64 रन को हटा दीजिएगा तो 100 रन भी नहीं बेचेंगे हैम्पशायर की तरफ से। और यहाँ पर भी 296, वहां से अगर आप वेदरली के 98 हटा देंगे तो 200 रन तक भी नहीं बचेंगे पहले इनिंग्स में। तो बैटिंग में प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन जो है इसी के साथ आना पड़ रहा है। बॉलिंग हालांकि खराब नहीं चल रही है हैम्पशायर की तरफ से, और दोनों जो मैचेस उन्होंने खेले हैं हर मैच में उन्होंने अपने सारे विकेट जो है निकाले हैं ओपोनेंट्स के। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं प्लेइंग 11 पर। सारे की तरफ से बहुत बड़ा जो इंक्लूजन हुआ है वो है जेसन रॉय का आना। जेसन रॉय आज के मैच में रायन पटेल को रिप्लेस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ओपनिंग स्लॉट में, साथ में स्टोनमैन ओपनिंग करेंगे। उसके बाद बॉर्थविक, विल जैक्स, स्मिथ आज के मैच में बेस्ट कीपर का ऑप्शन है मेरे ख्याल से, और क्रेडिट का भी आपको काफी सेव करके देंगे। लॉरी इवंस T20 के बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका उतना ऊंचा दर्जा नहीं है। रिकी क्लार्क, इनको तो आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते। इनके रिकॉर्ड्स आपने देख ही लिए हैं। कुछ हद तक बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनको स्पेशली आप बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ भी लीजिएगा। गूस एटकिंसन ये खेल सकते हैं आज के मैच पे। तो गूस एटकिंसन के बारे में मैं कहना चाहूँगा ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग तो ठीक ठाक कर ही लेते हैं। बैटिंग में इनका काफ़ी ऊंचा दर्जा है, पिछले सीजन में डोमेस्टिक लेवल में एक आध शतक उन्होंने लगाया हुआ था। विरती अगर स्पेशली मैं कहना चाहूँगा अगर इनको 4th इनिंग्स में बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर इनको 4th इनिंग्स में बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, मगर मतलब अगर आपको देख रहा है कि सारे जो है अगर वो दूसरे इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं टॉस जीत के, तो आप इनको अपने टीम में पिक कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर वीरदी को चौथे दिन में बॉलिंग करने का मौका मिले तो आप इनको पिक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन दिख रहा है तो उनको भी ले सकते हैं। मोर्डे मॉर्केल का भी वापसी हो रहा है, खास कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन आप इनको बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इनको अपने टीम में लेंगे। और साथ में मोडियार्टी। हैम्पशायर की तरफ से बात करी जाए तो 2 चेंजेस तो पक्का होंगे उनके टीम में, रायन स्टीवेंसन और लियम डॉसन, ये दोनों नहीं खेलेंगे। तो पिछले मैच की तरह ही ऑर्गन और वेदरली ओपनिंग करेंगे। ऑर्गन का रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बैटिंग से वो अच्छे फॉर्म पर रहे थे पिछले सीजन तक, अभी तक तो हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए हैं बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग वो करवा रहे हैं। और अगर आज के मैच में कोई स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पिनर बॉलर नहीं खिलाती है तो हैम्पशायर की टीम, तो फिर से आपको ऑर्गन ही दिख जाएंगे फर्स्ट चॉइस स्पिनर के तौर पे। उसके बाद वेदरली, इनको तो आपको रखना ही पड़ेगा जो फॉर्म वो दिखा रहे हैं। आल्सॉप और नॉर्थ ईस्ट इनके कैप्टन जो होंगे, बेसिकली लोग नॉर्थ ईस्ट और वेदरली दोनों को या फिर दोनों में से किसी एक को रखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट जो आज के मैच में आपके लिए हो सकता है वो है स्क्रीवन। हो सकता है ये आज के मैच में केएम की जगह पर खेलें। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन भी, काफ़ी यंग हैं लेकिन डोमेस्टिक लेवल में कमाल के फॉर्म पर रहे हैं।
ठीक है। प्रॉब्लम इनको लेने के लिए एक ही हो सकता है कि ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड हैं और वहाँ पर काफ़ी जैम है। लेकिन हाँ, बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो तो इनको ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टनसी मटेरियल है, ये इनको ज़रूर ट्राई करना है एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पे। स्मॉल लीग में भी अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा। उसके बाद हॉलैंड, दोनों ही लगभग सेम ही तरह के प्लेयर होंगे, स्टीवन और हॉलैंड, लेकिन हॉलैंड का एक्सपीरियंस और उनका रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ सही है, तो और सिलेक्शन परसेंटेज ऑफकोर्स इनका सही है। उसके बाद मैकमैनस इनके कीपर, मेसन क्रेन हो सकता है आज के मैच में कम बैक करेंगे, लियम डॉसन क्योंकि नहीं है, और अगर ये खेलते हैं तो इनको तो रखना ही पड़ेगा। राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं, किसी भी इनिंग्स में किसी भी समय पर ये विकेट लेने की क्षमता रखते हैं, साथ में थोड़ी बहुत बैटिंग भी आपको कर देंगे। फुलर, पार्कर दोनों का ही सेम है, दोनों ही बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बार्कर के रिकॉर्ड्स वगैरह बॉलिंग से थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं और फुलर बैटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना है, और स्कॉट क्यूरी और ब्रैड व्हील में से कोई एक खेल सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो अभी अगर आप ड्रीम 11 खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा बॉर्थविक को मेजॉरिटी ऑफ द जनता जो कैप्टन है बना रहे हैं। एक तो रीजन ये ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड हैं, और दूसरी बात मेरे ख्याल से ऑलराउंडर सेक्शन में जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इन्हीं के हैं, तो इसीलिए। बाकी अगर हम मेरी प्रायोरिटी माने तो ये बैटिंग ऑलराउंडर है, मतलब बॉलिंग करवाते हैं, नहीं करवाते नहीं कहूँगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मतलब छठे या सातवें ऑप्शन के तौर पे वो आते हैं। इनसे पहले 4-5 और बॉलर पहले बॉलिंग करवा लेते हैं, उसके बाद इनका नंबर आता है। और उसके बाद रॉय और रिस्की में जैक्स, स्टोनमन जैसे प्लेयर्स की आपको नाम दी जाएगा। रॉय का सिलेक्शन परसेंटेज अभी कम है, लेकिन जब लाइनअप अनाउंस होगा तो ऑफकोर्स जब लोग इनको खेलते हुए देखेंगे तब बहुत सारे लोग इनको पिक भी करेंगे और इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। भले ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका उतना ऊंचा दर्जा तो नहीं है, लेकिन हाँ आप इनको ज़रूर पिक करके रखना, क्योंकि किसी भी दिन कुछ भी करने की क्षमता ये रखते हैं। उसके बाद क्लार्क और जेसन स्मिथ, जेसन या जो भी नाम है इनका, जो कीपर सेक्शन में लिस्टेड है। क्लार्क सबसे सेफेस्ट पॉइंट स्कोरर हो सकते हैं मेरे ख्याल से आज के मैच में। एक तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, और दूसरी बात एक हैम्पशायर की बैटिंग के सामने वो आज बॉलिंग करने जा रहे हैं, जिनका वैसे भी उतना अच्छा कुछ चल नहीं रहा है। हैम्पशायर की तरफ से हॉलैंड और वेदरली अभी सेफ पिक में होंगे, डॉसन नहीं खेलेंगे आज के मैच में इसीलिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो ऑर्गन और स्क्रीवन का बहुत बढ़िया ऑप्शन है आज के मैच में अवेलेबल। अगर आप इनको रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल लीग में ले लेना, रिस्क होगा, ये चीज़ ध्यान में रख के ही लेना। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो बड़ी लीग में लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। यही कुछ कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है जिनमें से आप अपनी ट्राई वगैरह कर सकते हो। सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से ये सेफ, रिस्की और वेरी रिस्की के ऑप्शन वगैरह हैं। तो ये एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पर मैंने 10 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके रखे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। जेसन रॉय को मैंने रखा है नॉर्थ ईस्ट वेदरली। अभी आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों बैट्समैनों में से किसी एक को लेके आप स्टोनमन को मैनेज कर सकते हैं। इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज डिसेंट है, 70% सिलेक्शन परसेंटेज है इनका, और साथ में विल जैक्स, ये दोनों ऑप्शन है। मैं पहले कहूँगा स्टोनमन के साथ अगर आप चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि सारे प्लेयर्स को लेके तो आप टीम नहीं बना सकते, किसी का ना किसी को तो आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। और क्योंकि मैं जैसा फॉर्म चल रहा है दोनों टीमों के बैट्समैनों का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मतलब बैट्समैनों के ऊपर ना ही जाए तो बेहतर। तो ये दोनों ऑप्शन है जिनको आप नॉर्थ ईस्ट या वेदरली में से किसी एक को ड्रॉप करके ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हॉलैंड और क्लार्क मस्ट हैव है, और मेरे ख्याल से सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस भी आपके लिए बनने चाहिए। हॉलैंड को बॉलिंग से भी आज के मैच में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, याद रखना। उसके बाद ऑर्गन को मैंने रखा है, स्पिनर का ऑप्शन मेरे लिए प्रोवाइड करवा देंगे मेसन क्रेन। अगर आप चाहो तो ऑर्गन या मेसन क्रेन में से भी किसी एक को ले सकते हो। वैसे नहीं, मेसन क्रेन को तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो आप ऑर्गन को ड्रॉप कर दो, लेकिन मॉर्गन क्योंकि ओपनिंग भी कर रहे हैं और पिच पे क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग अच्छी हो सकती है, और ये पिछले सीजनों में काफ़ी रन्स बना के आए हैं, तो मैं ऑर्गन को स्पेशली ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। और फोर्थ इनिंग्स में इनका बॉलिंग काफ़ी काम पे आता है, ये तो आपने आखिरी मैच में देख ही लिया है। बॉलिंग सेक्शन में क्रेन, वर्दी और मॉर्केल मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। इसके सिवाय भी मोडियार्टी का ऑप्शन आएगा। एक चीज़ ध्यान में रखना कि क्योंकि दोनों ही टीमों के बैटिंग उतना खास कुछ कर नहीं रहे हैं फिलहाल में, तो कोई भी बॉलर के पास मौका आ सकता है कि कुछ करें। विरडी का रोज स्पेशली अगर तीसरे या चौथे दिन में टीम बॉलिंग करवाती है, मतलब इनको करने का मौका मिलता है तो बन सकता है ज़्यादा, नहीं तो आप मोडियार्टी के साथ भी जा सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। 11 प्लेयर के लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। कीथ वाकर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग आप उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर। पॉर्थविक इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड कैप्टन चॉइस यही है, और ऑलराउंडर सेक्शन में जिनको कुछ भी नहीं पता है वो सिलेक्शन परसेंटेज देख के भी आपके ओपोनेंट में इनको लेकर आएंगे। और तीसरे ऑप्शन है फुलर, ये भी बॉलिंग ठीक ठाक करवा लेते हैं। पिछले मैच में दोनों ही इनिंग्स में 2-2 करके विकेट्स लिए थे इन्होंने, और बैटिंग में भी ठीक ठाक है, मतलब बारकर से बेटर है। बारकर अगर बॉलिंग में थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं तो फुलर बैटिंग में। और चौथा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मैंने स्टीवन का बताया है। गूस एटकिंसन भी यहाँ पर है, लेकिन
मुझे नहीं लगता आप किसी भी तरीके से इनको मैनेज कर पाएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि ऑलराउंडर सेक्शन में लगभग 6 से 7 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। इनमें से किसी एक को लेना ना लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है, किसी को भी ड्रॉप करना, लेकिन ऐसे सिलेक्शन परसेंटेज देख के अगर आप जाओगे तो सेफ प्लेयर्स को ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस मैंने तो ऑलरेडी दिए हैं। मैं शायद क्लार्क और हॉलैंड के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बैटिंग के ऊपर भरोसा नहीं दिख रहा है। रॉय हो सकता है बहुत लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, लेकिन मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लीजिए या फिर लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में, रॉय का उतना ऊंचा दर्जा नहीं है। तो हो सकता है कि मैं इनके ऊपर थोड़ा रिस्क ले लूँ और इन दोनों ऑप्शन के साथ जाऊं, क्योंकि ये मुझे दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, स्पेशली बॉलिंग से। क्योंकि हो सकता है कि इस मैच में डिस्पाइट ये पिच काफ़ी रन बना के देता है, कि हो सकता है बॉलर्स या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर्स ही आपको ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करके दें। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह अगर आती है जो हम वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।